हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हमारे क्लास में आप सबका स्वागत है। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिखा दिए हैं, जिसमें हमने आपको सिखाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, 4 प्रकार के टेंस हमने उसमें सिखाए हैं। और हमने ये देखा भी, हमारे बहुत से बच्चों ने सीखने की कोशिश भी की है। तो इसीलिए हम आगे आपका क्लास ये ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बच्चे सीख रहे हैं। अगर 10 बच्चे में से 5 बच्चे या 6 बच्चे भी सीख रहे हैं तो हम आपको सिखाते रहेंगे। तो आज का जो क्लास है प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इसमें आपको केवल हम ये बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है और उनको ट्रांसलेशन करने के रूल क्या होते हैं, यानी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में हम किस प्रकार से ट्रांसलेशन करेंगे, ये हम आपको नियम बताएंगे। तो देखिएगा क्या पहचान होती है। नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस मीन्स होता, प्रेजेंट मीन्स होता वर्तमान काल, और कंटिन्यूस मीन्स होता लगातार, यानी जो काम हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं हमने बोला था। रहे हैं कि मतलब होता है इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में आपको इसी प्रकार के शब्द मिलेंगे पढ़ने के लिए। रहे हैं, रहा है, रही है, रहा हूँ, ऐसा भी आ सकता है रहा हूँ। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ऐसे शब्द जहाँ सुनने के लिए मिलेंगे आपको, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ करेगा। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, किसान खेत जोत रहे हैं, बच्चा रो रहा है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, छात्र कक्षा में शोर मचा रहे हैं, खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, बारिश हो रही है, शेर जंगल में दौड़ रहा है, शेर हिरन का पीछा कर रहा है। तो आपने देखा है वो होगा कि एक कॉमन सी चीज़ हम सभी सेंटेंस में क्या कह रहे हैं, रहा है, रहे हैं, रही है। इस प्रकार के जो टेंस के बाद में ऐसे शब्द जो हम बोल रहे हैं, यही हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है। कि कैसे पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है या नहीं है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था ता है, ती है, ते हैं, आते हैं। तो अब वो चीज़ यहाँ चेंज हो जाएगी। जिस जगह ता है, ती है, ते है आपने याद किया था, अब उस जगह क्या याद करना है कि रहा है। जैसे कुछ टेंस हमने लिखे हुए हैं, लड़का खाना खा रहा है, रहा है शब्द आया हुआ है। वे खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ। तो इस प्रकार के जो टेंस के अंत में जो वाक्य आते हैं, तो वहाँ से हमको पता चलता है अध्यापक पढ़ा रहे हैं, बच्चा रो रहा है, तुम आगरा जा रहे हो। देखो रहे है शब्द आ रहा, सभी में इस प्रकार से यही होंगे। अब देखो इनकी पहचान में समझता हूँ आपके क्लियर हो गई होगी, ये पहचान होती है। अब इसके टेंस से अंग्रेजी टेंस बनाने के नियम क्या है, यानी अनुवाद करने के नियम क्या है। एक वचन करता, आप ये समझ ही चुके होंगे, पिछले क्लास में हमने आपको सिखा दिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं। एक वचन करता यानी काम करने वाला व्यक्ति सिंगल है, एक है। एक वचन करता आई, ही सी इट, दे ही सी इट, या कोई लड़का लड़की छात्र टीचर सिंगल में है। तो इनके साथ क्या करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, आई एस इज। और प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं बी यू दे, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे नहीं कहेंगे, आई को अलग कर दीजिएगा, बी यू दे। अगर बी यू दे इनमें से कोई है तो आपको आर का प्रयोग करना है, ए आर ई आर। और आई अगर आ जाता, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, आई अगर आता है तो आई के साथ फिर आपको एम का प्रयोग करना पड़ेगा, आई एम। ये क्लियर होगी सब्जेक्ट के साथ। ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, सहायक क्रियाएं, एज एम आर, इनका प्रयोग करते हैं। दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की चौथी अवस्था यानी आई एन जी एक फॉर्म होती है, जैसे रीड रीडिंग, टीच टीचिंग, रन रनिंग, आई एन जी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी हम लगा दिया करेंगे और उसका ट्रांसलेशन हो जाया करेगा। तो सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, और ऑब्जेक्ट, इसका फार्मूला भी होता है जो कि हमने नहीं लिखा है, आप ऐसे सीख जाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल आपको हम सिखा रहे हैं, इनसे आप और कन्फर्म सीख जाएंगे किस प्रकार से हम हिंदी के वाक्य को अंग्रेज़ी में बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके अनुसार इज एम आर में से कौन आ रहा वो लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते हैं, और उसके बाद अगर कोई और शब्द हैं तो वो लिख देते हैं। जैसे लड़का खाना खा रहा है, तो पहले लड़के की अंग्रेजी लिखेंगे बॉय या द बॉय, एक ही लड़का तो है तो इज का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, आई एस, इज। खाना खाने की अंग्रेजी है ईट, तो हम लिखेंगे ईट,
EAT, लेकिन हमने कहा इसकी चौथी अवस्था, इसमें ING अपनी तरफ से लगाएंगे, तो ईटिंग। अब क्या खा रहा है? भोजन कर रहा है, तो फूड, FOOD। द बॉय इज ईटिंग फूड। बे खेल रहे हैं, तो बे की अंग्रेजी होती है दे। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो THEY। अब हमने कहा कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बी, यू, दे, इनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, तो दे आर। अब क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, तो खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, PLAYING। अब केवल यही लिखा बे खेल रहे हैं तो दे आर प्लेइंग। अगर हम कह देते बे हॉकी खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग हॉकी। बे मैदान में खेल रहे हैं तो दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। बे पानी में खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग इन द वाटर। तो आगे के शब्द उसमें हम जोड़ देते, लेकिन ये इतना ही है। अगला, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं की अंग्रेजी होती है आई। आई, तो आई के साथ हमने बताया कि आई के साथ एम का यूज करते हैं, तो आई एम। अब जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो। एम के तुरंत बाद ये सहायक क्रियाएं होती हैं, इसके बाद ये मुख्य क्रिया है जाना, मेन वर्ब। गो, आई एम गो, और इसमें लगा दीजिए ING। आई एम गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, द टीचर। अब हम ये मान के चलते हैं अध्यापक पढ़ा रहे हैं, यानी बहुत से टीचर हैं अपने अपने क्लास में पढ़ा रहे होंगे। द टीचर्स आर। पढ़ाने की अंग्रेजी है टीचिंग, टीच करना, यानी टीच लिखेंगे पहले TEACH, और इसी में आप ING लगा दिए, द टीचर इज टीचिंग। बच्चा रो रहा है, बच्चे की अंग्रेजी है द चाइल्ड। एक ही बच्चा तो होगा तो इज। अब रोने की अंग्रेजी होती है बीप, तो बीप लिख करके ING लगा देंगे, WEEPING। द चाइल्ड इज बीपिंग। अगर ये कह देते बच्चे रो रहे हैं तो हो जाता द चिल्ड्रन आर बीपिंग। तुम आगरा जा रहे हो, तुम की अंग्रेजी होती है यू। तो ये यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और यू के साथ हमने बताया कि BUD के साथ आर का प्रयोग करते हैं, ARER। तो यू आर। अब जाने की अंग्रेजी है गो, तो गोइंग। कहाँ जा रहे हैं? टू आगरा। यू आर गोइंग टू आगरा, यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू दिल्ली। आप जहाँ भी जा रहे हैं इस प्रकार से उसका किया जा सकता है। छात्र शोर मचा रहे हैं, मचा रहे हैं यानी बहुत से छात्र हैं क्लास में जब टीचर नहीं होते शोर ही मचाते हैं बच्चे। तो द स्टूडेंट्स आर। शोर मचाने के मेक ए नॉइज, लेकिन हमको लगानी है मेक में ING, मेकिंग ए नॉइज, NOISE। द स्टूडेंट आर मेकिंग ए नॉइज। अगर ये कह दिया जाता बच्चे मैदान में शोर मचा रहे हैं, छात्र मैदान में शोर मचा रहे हैं, छात्र क्लास में शोर मचा रहे हैं, तो द स्टूडेंट आर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, द स्टूडेंट आर मेकिंग ए नॉइज इन द फील्ड। छात्र घर में शोर मचा रहे हैं, द स्टूडेंट आर मेकिंग ए नॉइज इन द हाउस या इन द होम, ये भी कह सकते थे। पक्षी चहचहा रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ भी पक्षी चहचहा रहे हैं, इसका मतलब है बहुत से पक्षी हैं जो चहचहा रहे हैं, तो लिखेंगे द वर्ड्स अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का यूज करेंगे। आर चहचहाने के हम क्राई भी लिख सकते हैं, लेकिन क्राई मीन्स कुल मिला के हम लोगों के चिल्लाने के लिए आता है, और पक्षियों के चहचहाने के लिए हम लोग चर्प लिखते हैं, CHIRP, चर्प, CHIRP। अगर आपको चर्प नहीं आती है तो आप क्राइंग भी लिख सकते हैं। द वर्ड्स आर चर्पिंग, ING लगा दीजिए। ठीक, अगर हम ये कह देते पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे हैं तो लिखते द वर्ड्स आर चर्पिंग ऑन द ट्री। पक्षी आसमान में चहचहा रहे हैं, द वर्ड्स आर चर्पिंग ऑन द स्काई। पक्षी घर में चहचहा रहे हैं, द वर्ड्स आर चर्पिंग इन द हाउस।
तो इस प्रकार से ये कर सकते थे। तो इतना हमने आपको बताने की कोशिश की। एक चीज़ और है कि आई के साथ ही एम का प्रयोग होगा और किसी के साथ एम का यूज नहीं होगा। इतना ध्यान रखना है कि अगर आई आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और कहीं इसका यूज नहीं होगा। एम का बहुत से टेंस हैं, किसी टेंस में आई का यूज नहीं होगा, केवल और केवल प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा और वो भी आई के साथ ही होगा और किसी के साथ एम का यूज नहीं होगा। आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा, इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। ठीक, तो इस क्लास में हमने आपको इतना बताने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप नोट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।